दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मंथली करंट अफेयर्स की घटनाओं में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जून मंथ की करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करेंगे। जून महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, चाहे वो प्रमुख नियुक्तियां हों, पुरस्कार, सम्मान हो, साइंस टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रमुख सैन्य अभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, बुक्स, यानी जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपको यहाँ बताया जाएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। यहाँ से पढ़ने के बाद फिर आपको किसी दूसरे मैगजीन और क्लासेस की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी PDF आपको हमारे संकल्प बैच में मिल जाएगी। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 17वीं BPSC दे रहे हैं तो ये संकल्प बैच आपके लिए है, जहां पर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 499 केवल इसकी फ़ीस है। 6306473800 पर कॉल या मैसेज करके आप इस बैच के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को अपनी शुरू करते हैं। जून 2024 की घटनाओं में सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में जो सबसे पहला नाम है वो है लॉरेंस वोंग का। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रदीप सिंह खारोल ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को लेकर पूरे देश में ही कह सकते हैं व्यापक रूप से आंदोलन चल रहा था। जब से नीट परीक्षा जो है लीक हुई, उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर तरह तरह के सवाल खड़े हुए। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के जो पूर्व महानिदेशक थे सुबोध कुमार, उनको बर्खास्त कर दिया गया था और उसकी जगह पर प्रदीप सिंह खारोल को नया महानिदेशक NTA का बनाया गया था। अगला नाम है हल्ला टॉमस डॉटिर का। हल्ला टॉमस डॉटिर ये आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर वही पर्सनालिटी का नाम बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए जो है मोस्ट रिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला नाम है मोहन चरण मांझी का। ये उड़ीसा के 16वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाजपा पार्टी से बिलोंग करने वाले ये उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये फैक्ट भी इनके बारे में याद रखना कि उड़ीसा के तीसरे जो हैं आदिवासी मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। अगला नाम है नरेंद्र मोदी का। इन्होंने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे हम 18वीं लोकसभा के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं तो आप नरेंद्र मोदी के बारे में ये चीज़ याद रखना, तीसरी बार देश के PM बने हैं और ऐसे दूसरे PM हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नाम है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, क्लाउडिया शेइनबाम पार्दो का। ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। क्लाउडिया शेइनबाम पार्दो की जो पार्टी का नाम है उसका नाम है मोरेना। तो ये याद रखना, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं क्लाउडिया शेइनबाम पार्दो, मोरेना पार्टी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट नाम है जया बडिगा। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका में जज बनने वाली पहली तेलुगु महिला हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, आपके BPSC एग्जाम में ये आ सकता है। जया बाडिगा का नाम, ये आंध्र प्रदेश मूल की हैं, जो कैलिफोर्निया यानी अमेरिका का एक स्टेट है और इस स्टेट में जज बनने वाली ये पहली तेलुगु महिला बन चुकी हैं। जस्टिस MM श्रीवास्तव या राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें न्यायाधीश है। इसको हमने यहाँ पर मेंशन इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने अपने पद की जो शपथ ली है वो हिंदी भाषा में ली है। आप जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में जो भाषा चलती है वो अंग्रेजी चलती है। सभी न्यायाधीश जो है वो अंग्रेजी में ही शपथ लेते हैं। लेकिन जस्टिस MM श्रीवास्तव जो राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें न्यायाधीश बने हैं, इन्होंने हिंदी भाषा में शपथ ली है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं। तमिलनाडु के अरकोनम में नौसैनिक एयर स्टेशन INS राजाली में पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स पाने वाली भी ये पहली महिला बनी हैं। JP नड्डा ये भाजपाई नेता हैं। राज्यसभा में सदन नेता के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान ग्रहण किया है। याद रखना, राज्यसभा के सदन के जो नेता बने हैं वो उनका नाम JP नड्डा है। अच्छा, अगर विपक्ष में पूछ लिया जाए तो विपक्ष में कौन है राज्यसभा सदन का नेता, तो उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट नाम है नईमा खातून का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, नईमा खातून का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। कृष्णा एला का नाम याद रखिएगा। ये भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। इन्होंने आधार पूनेवाला का स्थान ग्रहण किया। फिलेमान यांग ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इनका कार्यकाल जो है वो सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है तो आपके एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है और याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। फिलेमान यांग ये भी याद रखिएगा, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये कैमरून से बिलोंग करते हैं। कैमरून एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल का देश है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। फिलेमॉन यांग कैमरून के जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब हम पुरस्कार और सम्मानों के बारे में देख लेते हैं। लंदन सिटी ऑफ फ्रीडम पुरस्कार 2024 शबाना आजमी को दिया गया। शबाना आजमी एक भारतीय अभिनेत्री हैं।
नेक्स्ट है कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 जीना जस्टिस को दिया गया, तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली हैं। ये यूएई में सरजहाँ के आवर ऑन इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका हैं जिन्हें कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक अवार्ड 2024 दिया गया है जीना जस्टिस को। नेशनल मंडेला पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम नीम हंस कहते हैं, और इसके साथ ही बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटल मोंगवे को नेशनल मंडेला पुरस्कार दिया गया है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नीम हंस कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नेशनल मंडेला पुरस्कार नीम हंस और बोत्सवाना के प्रोफेसर मोंटल मोंगवे को दिया गया है। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 ये दिया गया है विनोद गनात्रा को। विनोद गनात्रा ऐसे पहले भारतीय फिल्म निर्माता बन चुके हैं जिन्हें नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है विनोद गनात्रा को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कविता कृष्णमूर्ति को। ये भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कविता कृष्णमूर्ति आपने सुना होगा इनके गानों को, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने को इन्होंने गाया है। सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने यह अवार्ड लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार आरबीआई को दिया गया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये पुरस्कार किसने जो है लिया है, तो याद रखिएगा मनोरंजन मिश्रा, ये आरबीआई के जो है कार्यकारी निदेशक थे। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार ये डॉक्टर रश्मि सलूजा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार रश्मि सलूजा को। पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है कि निवेदिता प्रसाद को मिला है। ये यूपी स्पेशल प्रश्न हो जाता है, जो बच्चे यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को। यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार इंपॉर्टेंट है 2024। ये जो यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज जो गुजरात में है, इसको दिया गया है गुजरात भूकंप पीड़ितों की स्मृति में। इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र साइन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेजर राधिका सेन को मिला है। भारतीय महिला शांति सैनिक हैं ये। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। इससे पूर्व 2019 में मेजर सुबन गवानी को संयुक्त राष्ट्र साइन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर दिया गया था। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। नाम याद रखिए मेजर राधिका सेन का। ये दूसरी भारतीय बन गई हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र साइन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। पहली महिला कौन सी है? मेजर सुमन गवानी। कब दिया गया था? 2019 में। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार 2024 ये दिया गया है भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड यानी सेबी को। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी का चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सी डॉट। तो सी डॉट को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी का चैंपियनशिप पुरस्कार 2024। सेल ब्रॉडकास्टर इमरजेंसी अलर्टिंग के जरिए मोबाइल सक्षम आपदा तन्यता परियोजना के लिए सी डॉट को अवार्ड दिया गया है। अगर अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आयोजन कहाँ हुआ 2024 में, तो आप बताएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा लैंड हीरो सम्मान दिया गया है सिद्धेश साकोर को। सिद्धेश साकोरे ये महाराष्ट्र के किसान एवं एग्रो रेजर्स के संस्थापक हैं। ये सिद्धेश साकोरे, आप नाम याद रखिएगा। मिस यूएसए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सवाना कैंगी विग्ज को। इन्हें यह ताज विजेता नोएलिया वोइट के इस प्रतियोगिता से हटने के बाद प्रदान किया गया, यानी जो विजेता बनी थी वो बनी थी, ताज विजेता बनी थी नोएलिया वोइट। नोएलिया वोइट ने इस प्रतियोगिता से हटने का फैसला लिया। जब हटने का फैसला लिया तो उसके बाद ही जो है सवाना गैंकी विक्च को मिस यूएसए 2023 दिया गया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों नाम ही आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 के मध्य ये मनाया गया है। बिली एंड मॉली एन ओटर लॉ स्टोरी महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें जो पुरस्कार इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने लायक हैं वो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला है गोल्डन कोच पुरस्कार, ये दिया गया है द गोल्डन थ्रेड फिल्म को, जिसके निर्देशक हैं निष्ठा जैन। वहीं शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, शांताराम वाला आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये दिया गया है सुबैया नल्ला मुथु को 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान। और इस फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन थी? तो बिली एंड मॉली। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख किताबों के बारे में। एक तरफ किताबों के नाम है, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। ये वे इंपॉर्टेंट किताब हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। वैसे तो बहुत सारी किताबों के प्रकाशन हुआ ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर वही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा।
किताब है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, इसके लेखक हैं बिल गेट्स। इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरर, तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरर ये रविचंद्र अश्वनी और सिद्धार्थ मोगा की लिखी किताब है। गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, इसका जो संकलन है वो मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी के द्वारा किया गया है, क्योंकि इस बुक के जो लेखक हैं कोई एक लेखक नहीं है, इसमें 18 लेखकों के लेख लिखे गए हैं। इस पुस्तक में मुंबई के बंदरगाहों के बारे में बताया गया है। गेटवे टू द सी। एड फाइंड्स अ होम, ये इंपॉर्टेंट किताब है। एड फाइंड्स अ होम ये आलिया भट्ट की लिखी किताब है। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, इस पुस्तक के लेखक हैं कल्पना कीलावाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। अब हम इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। विश्व भूख दिवस ये 28 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम रही है वो है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस ये मनाया जाता है 29 मई को, और इस वर्ष की जो थीम है वो है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस, और इस वर्ष की जो थीम रही है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये थीम भी आपको याद रखनी है टोबैको डे की, 31 मई को मनाया जाता है। ये कुछ लास्ट मई मंथ के महत्वपूर्ण दिवस थे। अब हम जून मंथ के जो है इंपॉर्टेंट डेज को देखेंगे, जिसमें पहला है 12वां विश्व अभिभावक दिवस, ये 1 जून को मनाया जाता है। थीम है द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। इंपॉर्टेंट है विश्व अभिभावक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। थीम है द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। पर्यावरण दिवस 5 जून, ये ऑलवेज आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है हमारी भूमि हमारा भविष्य, यानी आवर लैंड आवर फ्यूचर। पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में। 5 जून 2024 को नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया एवं एयर प्रवाह ऐप भी लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, थीम जरूर याद रखिएगा इस वर्ष की क्या है, हमारी भूमि हमारा भविष्य। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है, और इसकी थीम जो है इस वर्ष वो है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ये थीम है वर्ल्ड फूड डे की। विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम है वो है अवेकन न्यू डेप्थ्स। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। वैश्विक पवन दिवस ये 15 जून को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड विंड डे। थीम है पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। यहाँ पर एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। पवन ऊर्जा उत्पादक देशों के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस मनाया जाता है 17 जून को, और इस वर्ष की जो थीम है वो है भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य, यानी यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए जो वैश्विक डे मनाया जाता है वो 17 जून को। स्किल सेल डिजीज काफ़ी इन दिनों चर्चा में है, और इसलिए इस डे को आप लोग याद रखिएगा खासकर, और इसकी थीम क्या है, और जो आपको ये फैक्ट इंपॉर्टेंट आगे बताया जाएगा वो आपके एग्जाम में पूछने जाने लायक है। विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस ये 19 जून को मनाया जाता है। प्रगति के साथ आशा थीम है। वैश्विक सिकिल सेल देखभाल, यानी होप टुगेदर प्रोग्रेस, याद रखिएगा विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस की थीम है। भारत ने 2047 तक सिकिल सेल रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ये टारगेट ईयर याद रखना, सिकिल सेल डिजीज को खत्म करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है, 2047 तक। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। थीम है इस वर्ष की फॉर द वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज और वेलकम्ड। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। थीम याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम। और इस वर्ष कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, तो 10वें नंबर का। पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। थीम है इस वर्ष की लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने 23 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर गांधीनगर, जो गुजरात में पड़ता है, भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया, गांधीनगर गुजरात में। कब, 23 जून 2024 को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है 27 जून को। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक रहता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम है वो है निर्णय लेने के लिए डाटा उपयोग, निर्णय लेने के लिए डाटा उपयोग।
अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं जून मंथ की, वो देखेंगे। इसमें पहला है उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है तृष्णा। यह इसरो और सेंटर नेशनल डी ट्यूट्स स्पेटियल्स फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। दोनों अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के सतह के तापमान की निगरानी के लिए एक समर्पित उपग्रह तृष्णा लॉन्च करेंगी। तो ये आपको याद रखना है, तृष्णा ये उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन है जो इसरो और फ्रांस के बीच जो है सहयोगात्मक प्रयास से लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के सतह के तापमान की निगरानी की जाएगी। यह उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में निसार कहते हैं, इसके साथ मिलकर भी काम करेगा। इंपॉर्टेंट है, तृष्णा याद रखिएगा, इसरो और फ्रांस के बीच जो है संयुक्त रूप से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और दोनों अंतरिक्ष एजेंसी इसके द्वारा पृथ्वी के सतह के तापमान की निगरानी करेंगी। उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन तृष्णा। विश्व का सबसे बड़ा न्यूरोफॉर्मिक सिस्टम हवाला पॉइंट बनाया गया है इंटेल के द्वारा, याद रखिएगा। सबसे बड़ा न्यूरोफॉर्मिक सिस्टम हवाला पॉइंट किसके द्वारा बनाया गया है? इंटेल के द्वारा। ओपन एआई का नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल GPT-4o लॉन्च किया गया है। यहाँ ओ का जो अर्थ है वो है ओमनी। यह अब तक का सबसे तेज एवं शक्तिशाली एआई लैंग्वेज मॉडल है। इसे मानव एवं कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए विकसित किया गया है। अगला है मोम, जिसे कैंडल वैक्स कहते हैं, कि ऊर्जा से रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इंपॉर्टेंट है, और ये सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स के द्वारा। इस रॉकेट को SR-75 नाम दिया गया है। इसका प्रक्षेपण दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कुनिम्बा स्थित प्रक्षेपण स्थल से हुआ है। तो ये याद रखिएगा, कैंडल वैक्स की ऊर्जा से रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है पहली बार जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स के द्वारा, और इस रॉकेट को नाम दिया गया है SR-75। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुंग ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने के लिए योजना बना रहा है। तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम क्या है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इस अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च करने के बाद मंगल ग्रह पर उतरने के लिए टारगेट बनाया है 2045 तक। गंभीर तूफान, जिसको इंग्लिश में नॉरवेस्टर्स कहते हैं, इसके अध्ययन के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबली में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न आ सकता है। नॉरवेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो उड़ीसा के चांदबली में ये बनेगा। विक्टोरिया सी काफ़ी चर्चा में रही थी, ये है क्या? तो ये विश्व की पहली AI डिप्लोमेट यानी राजनयिक है। यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। इसे यूक्रेनी गायिका रोजाली नोम्ब्रे ने आवाज़ दी है। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने लायक है, याद रखिएगा। विक्टोरिया सी ये यूक्रेन की जो है डिप्लोमेट है, जो विश्व की पहली AI डिप्लोमेट भी कह सकते हैं, और इसे आवाज़ किसने दी है? तो यूक्रेन गायिका रोजाली नोम्ब्रे ने। चांद के अंधेरे वाले हिस्से, जिसको हम एटकिन बेसिन भी कहते हैं, इस एटकिन बेसिन में दूसरी बार स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला देश बन गया है चीन। चीन ने मानव रहित स्पेस क्राफ्ट चांग E6 लैंडर को चंद्रमा के डार्क साइड में उतारा है, और इस स्पेस क्राफ्ट ने चांद से पृथ्वी पर चट्टानों के और मिट्टी के सैंपल भी लाए हैं। इस तरह से चांग E6 स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के डार्क साइड से मिट्टी एवं चट्टानों के सैंपल पृथ्वी पर लाने वाला चीन का पहला स्पेस क्राफ्ट बन गया है। याद रखिएगा, चांग E6 का नाम, ये चीन का दूसरा स्पेस क्राफ्ट बन गया है जो चंद्रमा के डार्क साइड में उतरा है, और ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट हो गया है चीन का जो मिट्टी और चट्टानों के सैंपल जो है पृथ्वी पर लेकर आया है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर 3 नए क्रिएटरों की खोज की गई है। किसके द्वारा? अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के द्वारा। इनका नामकरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नामकरण किए गए हैं क्रिएटरों के, इसमें पहला नाम है लाल क्रेटर। लाल क्रेटर का नाम प्रसिद्ध कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञानी स्वर्गीय देवेंद्र लाल के सम्मान में रखा गया है। जो दूसरा क्रेटर है वो है मुर्शान क्रेटर। इसे उत्तर प्रदेश के शहर मुर्शान के नाम पर रखा गया है। तो जो यूपी PCS के एग्जाम देंगे वो इसे याद रखेंगे, और बिहार PCS का एग्जाम देने वाला ये तीसरा क्रेटर का नाम याद रखिएगा, हिल्सा क्रेटर, जिसकी चौड़ाई है 10 किलोमीटर। इसका नाम बिहार के हिल्सा शहर कहाँ है? तो ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस हिल्सा शहर के नाम पर जो है हिल्सा क्रेटर नाम रखा गया है। ये 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं मंगल ग्रह की सतह पर। किसके द्वारा? तो अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा।
विश्व का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट अग्निबाण को हाल ही में लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित विश्व के पहले रॉकेट अग्निबाण का पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से सफल परीक्षण किया है। तो इस लॉन्च पैड का नाम भी याद रखना है, ये पहला निजी लॉन्च पैड है धनुष, जिसके द्वारा इस अग्निबाण का सफल परीक्षण किया गया है। यह भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट भी है। अब हम कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों को देखेंगे, जिसमें पहला नाम है तर्कस 2024। इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिकी विशेष अभियान बल के मध्य संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। तर्कस आयोजन किया गया कोलकाता में, एक आतंकवाद विरोध अभ्यास है जो अमेरिका विशेष अभियान बल और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के मध्य किया गया है। अगला सैन्य अभ्यास है गगन स्ट्राइक 2। यह भारतीय थल सेना और वायुसेना के मध्य किया गया अभ्यास है। कहाँ हुआ था? पंजाब में। भारतीय सेना का D5 मोटरसाइकिल अभियान, ये जो D5 मोटरसाइकिल अभियान है ये कारगिल विजय के 25 वर्ष, और जब भी 25 वर्ष पूरे होते हैं तो हम कहते हैं रजत जयंती। तो कारगिल विजय के 25 वर्ष यानी रजत जयंती के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा 12 जून को D5 मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत 18 मोटरसाइकिलों की 3 टीमों देश के तीनों कोनों से, जिसमें पूर्व में दिंजन, पश्चिम में द्वारिका और दक्षिण में धनुषकोडी से यात्रा शुरू की थी। इस अभियान का समापन हुआ था 10 जुलाई 2024 को। कहाँ पर? तो द्रास के गन हिल में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है प्रोजेक्ट आकाश तीर। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमताओं और तकनीकी कौशल को मजबूत करने के लिए आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की। इस सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत जो आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत भारतीय सेना में किया गया है, इसको जो है किसने डेवलप किया है? तो आपका जवाब क्या होगा? भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा, यानी BEL के द्वारा। सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? इडुक्की केरल में। इडुक्की केरल के कुलमाऊ में किया गया है सोनार प्रणालियों की एक परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र का उद्घाटन। रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने सुखोई 30 MKI द्वारा रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रतिरोधक वायु प्रक्षेपित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। रुद्रम 2 मिसाइल किसके द्वारा परीक्षण किया गया? तो DRDO के द्वारा, सुखोई 30 MKI के द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी मानव निर्मित पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन नागशस्त्र 1 विकसित किया है। प्रश्न आपसे इस तरह पूछे जाएगा कि नागशस्त्र 1 है। अब आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे। आपका जो सही होगा वो होगा, ये एक प्रकार का क्या है? ड्रोन है। और ये भारत का पहला स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। और इस ड्रोन के द्वारा दुश्मन के परीक्षण शिविरों, लॉन्च पैड और घुसपैठियों को सटीकता से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बेंगलोर स्थित जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। अब ये जो दूसरा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रोन और जो रॉकेट होते हैं उनको ज़्यादातर भारत में DRDO के द्वारा बनाया जाता है। तो स्टेटमेंट में अगर गलत कराना होगा तो DRDO या अन्य किसी जो है फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाएगा। तो आपको बस ये थोड़ा सा विजुलाइज करना है कि जो ड्रोन नागशास्त्र है इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बेंगलोर स्थित जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना की शुरुआत किसने की है? तो यूक्रेन ने की है पहली मानव रहित प्रणाली सेना की शुरुआत। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्ति जिनका निधन हो गया है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट नाम है इब्राहिम रईसी का। इब्राहिम रईसी ये ईरान के राष्ट्रपति थे। अजरबैजान में उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण जो है उनका निधन हो गया। आपने इनका नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि हाल ही में इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति थे उनका जो है विमान के कारण निधन हो गया, कहाँ पर? तो आपको जवाब देना होगा अजरबैजान में। रईसी ने ईरान और अजरबैजान की एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना जिसे अरास नदी पर बनाया गया है, उसका नाम है किज कलासी एवं अफरीन बांधों का ये उद्घाटन करने के लिए गए थे। उड़ान भरी थी ईरान से और रास्ते में ही अजरबैजान में इनकी जो है मृत्यु हो गई विमान क्रैश के कारण। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है किज कलासी और अफरीन जो बांध हैं ये किस नदी पर हैं? तो ये अरास नदी पर हैं। और ये जो दोनों हैं ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ईरान और अजरबैजान की। साउलोस क्लास चिलिम ये मलावी के उपराष्ट्रपति हैं, साउलोस क्लास चिलिम, और इनका भी जो निधन है वो विमान के चिकनगावा पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हो गया है। तो ये इब्राहिम रईसी तो आपको जरूर ही याद रखना है, जिनका हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण निधन हुआ। कहाँ पर? अजरबैजान में। ये अजरबैजान और ईरान की जो संयुक्त परियोजना है उनका उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे ईरान से अजरबैजान।
और हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण जो है अजरबैजान में इनका निधन हो गया। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख योजनाएं और समितियां और अभियानों के बारे में। एक पेड़ माँ के नाम अभियान आप जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर शुरुआत की थी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सबको ये पता होगा। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है 5 जून को शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो कहाँ से शुरू किया था, तो दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से पीपल का पौधा लगाकर जो है इस अभियान की शुरुआत की थी। इस वर्ष जो इस अभियान का विषय है वो है भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। एक सप्ताह एक थीम अभियान 24 जून को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की जो हाल ही की सफलताएं हैं उनको दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये असम सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, अगले 5 वर्षों में कक्षा 11 से जो पोस्ट ग्रेजुएट तक की सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा और साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से निपटा जाएगा। इस तरीके की योजनाओं को हम मेंस में जो प्रश्न या ऐसे लिखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपनी बात को सेटिस्फाई करने के लिए। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में इस तरीके की योजनाओं को हम अपने कंक्लूजन में एड ऑन कर सकते हैं, या सरकार के जो प्रयास हैं उसमें जो है इस तरीके की योजनाओं को केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, निजुत मोइना योजना ये असम सरकार की है। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना का प्रवर्तन योजना, गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है 19 जून को। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम, इसकी जो अवधि है वो है 2024-25 से 2028-29 तक। इस योजना के तहत 3 घटकों को मंजूरी दी गई है, जिसमें पहला है देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना करना, दूसरा देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और तीसरा है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी करना। अब हम खेल कूद के बारे में देख लेते हैं, जिसमें लॉगी फॉर्च्यून का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के माफ़ कीजिएगा तेज गेंदबाज हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। फर्ग्यूसन ने यह रिकॉर्ड पापुआ न्यूगिनी के खिलाफ बनाया है। तो याद रखिएगा, लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है एक स्केल में 4 मेडन ओवर डाला है, और ये जो रिकॉर्ड बनाया है पापुआ न्यूगिनी के खिलाफ बनाया, और ऐसा करने वाले ये फर्ग्यूसन दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। अगला इसमें देख लीजिए, क्रिकेट को डकवर्थ लुइस ईस्टन नियम देने वाले इंग्लैंड के संख्यावादी का निधन हो गया है। इनका नाम था फ्रैंक डकवर्थ, और इन्हीं के नाम पर जो है ये डकवर्थ लुइस ईस्टन नियम दिया गया था। क्रिकेट से संबंधित है। फ्रैंक डकवर्थ किस देश से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच का सबसे तेज शतक एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने साइप्रस टीम के खिलाफ 27 गेंदों में शतक बनाकर बनाया है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने लायक प्रश्न है। साहिल चौहान का नाम याद रखिएगा। इन्होंने 27 गेंदों में जो है शतक बनाया है। एस्टोनिया के बल्लेबाज हैं, और ये शतक किस टीम के खिलाफ बनाया, तो साइप्रस टीम के खिलाफ। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल के खिलाफ था, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 30 गेंदों में शतक बनाया था। लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है साहिल चौहान ने 27 गेंदों में शतक बनाकर। फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 देख लेते हैं। पुरुष एकल विजेता रहे हैं कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। किसको हराया है, तो अलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी के हैं, इनको हराकर जो है पुरुष एकल ओपन टेनिस जीता है। महिला एकल टेनिस देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस, तो इसकी जो विजेता रही हैं वो इगा स्विटेक रही हैं, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। उप विजेता रही हैं जैस्मीन पाउलिनी, जो इटली की हैं। तो ये विजेता उप विजेता आपसे पूछा जाता है, और एक खिलाड़ी का नाम और एक खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करता है ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन कर दी है। भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ विश्व कप क्वालिफिकेशन मैच खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। सुनील छेत्री का नाम जो है आप लोग जानते होंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं, संन्यास ले लिया है। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में पूरे जो विश्व में जो है 4थे नंबर पर हैं। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2024 जो जर्मनी में आयोजित हुआ था, भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट नाम है वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2024, और इस प्रतियोगिता में सरबजोत सिंह ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर पूजा तोमर बन गई हैं। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिनका नाम है सृष्टि गंडागले। इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो याद रखिएगा, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, सृष्टि गंडागले। श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला घुड़सवार बन गई हैं। नाम क्या है, श्रुति वोरा।
विश्व का पहला कार्बन जीरो हॉकी टर्फ मैदान फ्रांस में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस टर्फ को हरित बिजली का उपयोग करके 80% गन्ने से बनाया गया है। हाल ही में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिता जो है इसी टर्फ में आयोजित की जाएगी। विश्व का पहला कार्बन जीरो हॉकी टर्फ कहाँ बनाया गया है? फ्रांस में। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलनों को। खनिज शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम ये न्यूयॉर्क में हुआ है। इससे पूर्व अक्टूबर 2023 में भारत ने देहरादून वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के अधीन देश के नेतृत्व वाली पहल की मेजबानी की थी। इंपॉर्टेंट है, आपसे बस डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, यूएसए में। भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ललित कला प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता अरतारा 24 इसका आयोजन किया गया है दुबई यानी यूनाइटेड स्टेट अमीरात में। अरतारा 24 ये एक क्या है? ललित कला प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता है। 10वां वैश्विक जल फोरम 2024 ये इंपॉर्टेंट है, बाली इंडोनेशिया में पहली बार किसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में किया गया है। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। वैश्विक जल फोरम 2024 कहाँ किया गया है? बाली इंडोनेशिया में। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में ये वैश्विक जल फोरम का आयोजन किया गया। इस फोरम में विश्व बैंक ने वैश्विक जल संकट पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। तो ये थीम आपको याद रखनी है, साझा समृद्धि के जल। विश्व बैंक ने वैश्विक जल संकट रिपोर्ट जारी की है। कब जारी की है? तो वैश्विक जल फोरम 2024 का जो आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ है उस दौरान। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में किया गया है। काजा शिखर सम्मेलन एवं वन्यजीव उत्पाद व्यापार ये इंपॉर्टेंट है। काजा शिखर सम्मेलन जो है वो लिविंगस्टन जाम्बिया में किया गया है। कवांगो जाम्बेजी द्वारा फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र के लिए इसका आयोजन किया गया है। काजा जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र, इसमें कुल 5 देश आते हैं, जाम्बिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अंगोला। ये सभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के देश हैं। ये पांचों सदस्य जो देश हैं काजा जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर के, इन्होंने 2025 में जिनेवा में होने वाली वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं साइट्स, के सम्मेलन में हाथी दांत व्यापार पर प्रतिबंध हटाने के लिए सहमति व्यक्त की है। यानी जो साइट्स का 2025 में सम्मेलन होगा वो होगा जिनेवा में। और इस सम्मेलन के दौरान ये कांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर के जो 5 सदस्य देश हैं वो हाथी दांत पर जो अभी प्रतिबंध लगा हुआ है व्यापार करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो है अपनी बात रखेंगे ये पाँचों सदस्य देश मिलके। काजा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है लिविंगस्टन जाम्बिया में। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं परिषद बैठक जो हुई वो नई दिल्ली में की गई है। किसान सम्मान सम्मेलन 2024 का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। मत्स्य प्रबंधन और संरक्षण पर आपसी ज्ञान, ये जो आपसी ज्ञान साझा किया जाएगा आपस में, ये भारत और ओमान के द्वारा किया जाएगा। साझा करने के लिए एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन जो है वो कोच्चि केरल में किया जा रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मत्स्य प्रबंधन और संरक्षण पर आपसी ज्ञान साझा करने के लिए एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एक तो प्रश्न ये हो जाएगा, जवाब हो जाएगा कोच्चि केरल में। और ये जो साझा करने के लिए संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया किन दोनों देशों के बीच किया गया? तो भारत और ओमान के बीच में। आइए अब रिपोर्ट और सूचकांक को देख लेते हैं। साइबर अपराध सूचकांक, ये विश्व साइबर अपराध सूचकांक है 2024 का। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में विश्व के 92 साइबर अपराध विशेषज्ञों द्वारा जो है इस सूचकांक को रेडी किया जाता है। इसमें जो शीर्ष स्थान है वो है रूस, दूसरे पर है यूक्रेन, तीसरे पर है चीन। यानी साइबर अपराधों के मामले में पहले नंबर पर कौन देश है? तो रसिया है, दूसरे पर है यूक्रेन। भारत के स्थान देख लीजिए, भारत साइबर अपराध सूचकांक में 10वें स्थान पर आता है। अंतिम स्थान है मिस्र का, यानी मिस्र में जो है सबसे कम साइबर अपराधों की संख्या देखने को मिलेगी। साइबर अपराध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस बार जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष स्थान आया है वो है आइसलैंड का, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है नॉर्वे का। तो आइसलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। भारत का स्थान जो है बहुत खराब है, भारत जो है 129वें स्थान पर है। अंतिम स्थान दिया गया है सूडान का 146वें नंबर पर। 2023 में जो भारत का स्थान था वो था 127वां, यानी 2 स्थान जो है और नीचे खिसक गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। क्या स्थान है भारत का? तो 129वां स्थान है। शीर्ष स्थान आइसलैंड का है। विश्व परमाणु शस्त्रागार रिपोर्ट 2024, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किसके पास कितने जो है परमाणु शस्त्र हैं। तो परमाणु शस्त्रों के मामले में पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर है रूस और तीसरे पर फ्रांस और चौथे पर ब्रिटेन। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और रूस के पास कुल मिलाकर जितने पूरे विश्व में परमाणु शस्त्र हैं उसका 90% हिस्सा है।
हालांकि इस रिपोर्ट में भारत में परमाणु हथियारों की तैनाती के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। विश्व परमाणु शस्त्रागार रिपोर्ट 2024 से, जिसमें भारत के बारे में जो है कोई जानकारी नहीं दी गई है परमाणु शस्त्रों के मामले में। सबसे ज़्यादा परमाणु शस्त्रागार कहाँ है? अमेरिका में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, जिसमें शीर्ष स्थान आया है एस्टोनिया का, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पर है जर्मनी। भारत ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वीं स्थान प्राप्त की है। अंतिम स्थान मिला है वियतनाम को, जो 180वें नंबर पर है। पिछले वर्ष 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है अंतिम स्थान पर था। इस वर्ष जो है 4 स्थानों की उछाल मारी है और ये 176वें स्थान पर आ गया है। हालांकि भारत की जो स्थिति है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में काफ़ी जो है निम्नतर देखी जा रही है। पहला स्थान किसको मिला है? तो वो मिला है एस्टोनिया को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। सूडान जो है शीर्ष स्थान पर है, भारत 163वें स्थान पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। 2023-24 में शीर्ष भागीदारियों के साथ भारत का व्यापार घाटा रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारियों में से 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है। इकोनॉमिक्स में इसी तरीके से करंट डाटा को जो है पूछा जाता है प्रश्न बनाकर, तो याद रखिएगा। व्यापार घाटा रिपोर्ट जो आई है 2023-24 की, इसमें बताया गया है कि भारत के जो 10 शीर्ष व्यापारिक भागीदार हैं उसमें से 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया गया है। 2023-24 में चीन के साथ जो व्यापार घाटा है वो बढ़कर हो गया है $85 मिलियन और सबसे ज़्यादा अगर व्यापारिक घाटा देखें तो चीन के साथ ही है। उसके बाद रूस के साथ है हो गया है $57.2 मिलियन। तो ये मेंस एग्जाम में भी फैक्ट को यूज करते हैं जब भारत चाइना का संबंध या रूस के साथ दिखाते हैं। तो जब व्यापारिक संबंधों के बारे में बात होती है तो हम दिखाते हैं व्यापार में जो है किस तरीके से भारत को जो है घाटा होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। दूसरा एआई शिखर सम्मेलन हुआ है सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी में। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाने लायक, ये याद रखिएगा। सह अध्यक्षता किसने की है? ब्रिटेन के साथ में दक्षिण कोरिया ने। दूसरा एआई शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर है? तो सियोल। सियोल कहाँ है? तो ये दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? INS द्रोणाचार्य, जो कि केरल में है। तो यहाँ पर जो है किया गया है भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन। अगला है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, किस नंबर का है? तो नंबर भी याद रखना है किस नंबर का है। तो ये 50वां G शिखर सम्मेलन है। कहाँ किया गया? फसानो अपूलिया शहर, इटली के बार्गो एग्राजिया में किया गया है। तो इटली में हुआ है, अपूलिया शहर में। पीएम मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस G7 शिखर सम्मेलन 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को भी संबोधित किया था। इस सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 तक $600 बिलियन एकत्र करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्मेलन में ही पहली बार पोप फ्रांसिस शामिल हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, G7 शिखर सम्मेलन जो 50वां हुआ है अपूलिया शहर, इटली के बार्गो एग्राजिया में, ये पहला शिखर सम्मेलन है G7 का जब पोप फ्रांसिस ने भी हिस्सा लिया है। G7 सदस्य देश कौन से हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान, ये 7 G7 के सदस्य देश हैं। स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024 ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 30 की निगरानी का समर्थन करता है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक का जो वर्ष है वो है 2021 से 30 और इस दशक की निगरानी का समर्थन करता है स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट, जिसे यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। महत्वपूर्ण मेला महोत्सव देख लेते हैं। भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव 2024 ये ढाका बांग्लादेश में हुआ है। मानवतावादी विद्वान जो फ़कीर लल्लन शाह हैं, इनकी 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। किसकी 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में? तो फ़कीर लल्लन शाह की। राष्ट्रीय शाहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन हुआ है जयपुर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शाहकार मसाला मेला जयपुर राजस्थान में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमित महोत्सव लद्दाख में। अब महत्वपूर्ण समझौते देख लेते हैं। अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 संचालित करने के लिए 30 साल के रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये याद रखिएगा, अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो तंजानिया पोर्ट्स के दारुसलम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 को संचालित करने के लिए। कितने साल का? तो 30 साल का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने
भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। भारतीय संस्थान बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ। एनपीसीआई अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स लिमिटेड ने 5 जून 2024 को पेरू के केंद्रीय बैंक के साथ यूपीआई तकनीक को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है और इसी के साथ पेरू, जो कि एक दक्षिण अमेरिका का देश है, पेरू यूपीआई तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश बन गया है। अब हम लोग वन लाइनर फॉर्म में जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, वो है विश्व का पहला बड़े पैमाने का 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, तो फिनलैंड की कंपनी वार्टसिला ने। याद रखिएगा, फिनलैंड की कंपनी वार्टसिला ने विश्व का पहला बड़े पैमाने का 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। हाल ही में देश के पहले अपग्रेडेबल एटीएम को लॉन्च किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। हाल ही में इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर स्थित इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये इबू ज्वालामुखी काफ़ी चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर विस्फोट हुआ है। ये किस देश में है, तो इंडोनेशिया में है। द्वीप पूछ लिया जाए तो हल्माहेरा द्वीप पर। हाल ही में माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए 3 देशों को जो है WHO प्रमाणन प्रदान किया गया है। 3 देश कौन से हैं, तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, दूसरा देश है बेलीज और तीसरा है जमैका। इन तीनों देशों को एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए WHO प्रमाणन प्रदान किया गया है और ये जो संचरण है ये माँ से बच्चे में संचरण की बात यहाँ पर हो रही है। हाल ही में केन्या की महिला धावक पेरिस जेप चिरचिर ने लंदन मैराथन को 2 घंटे 16 मिनट 16 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। केन्या की महिला धावक पेरिस जेप चिरचिर ने। तीसरा, वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ड्रग्स अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की गई। सर्वाधिक प्रभावित वन्यजीव इस रिपोर्ट में बताए गए हैं गेंडा, दूसरा है पैंगोलिन, तीसरा है हाथी। वहीं सर्वाधिक प्रभावित वनस्पतियों को देखें तो देवदार को सबसे प्रभावित वनस्पति बताई गई है और उसके साथ शीशम और अगरवुड को भी प्रभावित वनस्पतियों के रूप में बताया गया इस रिपोर्ट में। तो याद रखिएगा, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट ड्रग्स अपराध और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। सर्वाधिक प्रभावित वन्यजीव और वनस्पतियाँ क्रमशः गैंडा और देवदार हैं। एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2023 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मौसम, जलवायु और जल संबंधी खतरों के कारण एशिया दुनिया का सबसे अधिक आपदाग्रस्त क्षेत्र रहा है। कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा इसे जारी किया जाता है। कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जो जारी किया जाता है, इसमें बताया गया है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह दुनिया के शीर्ष पत्तनों में 19वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2022 में 115वें स्थान पर था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है भारत की बंदरगाह के संबंध में। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है शीर्ष 20 पत्तनों में शामिल हो गया है। स्थान कौन सा आया है, 19वें। 2022 में स्थान क्या था, 115वां। पहली बार है जब भारत के 9 बंदरगाहों ने शीर्ष 100 में स्थान बनाया है। नीचे यहाँ पर 9 बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं, जिसमें है विशाखापत्तनम 19वां स्थान, मुद्रा पोर्ट का 27वां, पीपावाव का जो स्थान है 41वां है, कामराज पोर्ट का 47वां, कोचीन का 63, हजीरा का है 68वां, कृष्णपट्टनम पोर्ट का 71वां, चेन्नई का 80वां रैंक आया है और जवाहरलाल नेहरू को 96 नंबर पर रखा गया है बंदरगाहों के संदर्भ में कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो ये याद रखना, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी की जाती है। विशाखापत्तनम को 19वां स्थान मिला है। कृषि और संबंध क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का आधार वर्ष है 2011-12। इस रिपोर्ट में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन की चर्चा की गई है। 22-23 में बताया गया है कि जो शीर्ष राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, पश्चिम बंगाल दूसरे पर, उड़ीसा है तीसरे पर, चौथे पर है बिहार। तो बिहार का जो परसेंट है वो है 4.1, यानी 2022-23 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। कुल प्रतिशत के मामले में 4.1 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2022-23 में पशुधन उत्पादन शीर्ष राज्य है राजस्थान पहला, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु। डाकघर अधिनियम 2023 जो है 18 जून 2024 को लागू हो गया है। तो ये डेट आपको याद रखना है कि कब से डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ है, तो 18 जून से। इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 24 सितंबर 2023 को स्वीकृति दी थी और इसके बाद 18 जून को ये लागू हो गया है, 18 जून 2024 को। यह भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की जगह लेगी, इस फैक्ट को भी याद रखना है। इसके अनुसार डाक सेवकों के महानिदेशकों को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा।
बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। इस परिसर के बारे में कुछ और जानकारियाँ ले लेते हैं बिहार पीसीएस एग्जाम के लिए। इसमें 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल अगर सीटों की बात करें तो वो है 1900। वहीं 300 बैठक सीटों की क्षमता वाले 2 सभागारों को बनाया गया है। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल यानी छात्रावास भी है। तो कुछ स्टेटमेंट बना के जो है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर के संबंध में, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा। यह एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी बिहार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और इसी मामले के चक्कर में यानी आरक्षण के कारण ही बिहार पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो भी अभी तक नहीं आ पाया है। तो याद रखिएगा 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी जो बिहार सरकार की अधिसूचना थी आरक्षण के मामले में, उसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। 20 जून को भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर जो है ट्रायल रन किया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व का जो सबसे ऊंचा आर्क पुल है वो भारत में कहाँ पर बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चिनाव नदी पर। भारतीय मूल के अमेरिकी सिख दंपति हरप्रीत सिंह चीना और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले सिख दंपति बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये जो सिख दंपति हैं ये अमेरिकी दंपति हैं जो भारतीय मूल के हैं। तो अमेरिकी सिख दंपति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले सिख दंपति बन गए हैं। 2 जून 2024 से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की ही राजधानी अब रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद को 2 जून 2024 तक यानी 10 वर्ष तक के लिए ही आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। अब आप देख सकते हैं 2014 के बाद 2024 यानी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो अब हैदराबाद जो है सिर्फ तेलंगाना की ही राजधानी रहेगा। हाल ही में दूरदर्शन के चैनल डीडी किसान ने 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जो एआई एंकर हैं कृषि भूमि को लॉन्च किया है। ये एआई एंकर 500 भाषाओं में बोल सकते हैं दिन के 24 घंटे और 500 नहीं माफ़ कीजिएगा 50 भाषाओं में बोल सकते हैं दिन के 24 घंटे और 365 दिन बिना रुके बिना थके समाचार प्रसारित कर सकते हैं। ये एआई एंकर हैं कृषि और भूमि, 50 भाषाओं में बोल सकते हैं, इसे आप लोग याद रखना। विश्व का जो पहला एआई न्यूज़ एंकर था वो 2018 में चीन राज्य की जो समाचार एजेंसी थी सुनहुआ उसके द्वारा पेश किया गया था। वैश्विक भुगतान कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय खोला है? तो आपका जवाब होगा गुड़गांव यानी गुरुग्राम में। वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2024 से 2026 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रवाह पोर्टल यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल का क्या उद्देश्य है? किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदनों हेतु जो है प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। ओलेग कोनोनेंको ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ये नाम याद रखना है किस देश से बिलोंग करते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओलेग कोनोनेंको ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने 1000 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताए हैं और ऐसा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना है जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। ये जो 5 नए अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, पाकिस्तान इसमें शामिल है, सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और यूनान यानी ग्रीस है। इन 5 देशों के नाम आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य, इनका कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं सुरक्षा परिषद के। भारत जो है एक अस्थायी सदस्य है, भारत जो है स्थायी सदस्य नहीं है। तो स्थायी सदस्यों को आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से देश हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में जारी अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल के अनुसार भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक देश बन गया है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा की जो रिपोर्ट आई है इसमें अगर हम क्रम देखें नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देशों का, तो उसमें पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर है भारत, तीसरे पर है यूएसए और चौथे पर है ब्राज़ील। तो ये क्रम याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक में, चीन पहले पर, भारत दूसरे पर, यूएसए तीसरे पर। पर्यावरणीय प्रवाह जिसे हम ई प्रवाह निगरानी प्रणाली कहते हैं, गंगा नदी के जल की गुणवत्ता के वास्तविक समय की निगरानी के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। पर्यावरणीय प्रवाह ई प्रवाह निगरानी प्रणाली राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित ई प्रवाह निगरानी प्रणाली
प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग है। प्रयाग पोर्टल क्या करता है? ये पोर्टल परियोजनाओं की निगरानी, जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों का एक वास्तविक समय निगरानी बिंदु है। और इसी पोर्टल का एक अभिन्न अंग है ई प्रवाह प्रणाली, जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए? गंगा नदी के जल की गुणवत्ता के वास्तविक समय की निगरानी के लिए। पहली बार किसी टाइगर रिजर्व के भीतर जो है जीव मंडल यानी बायोस्फीयर स्थापित किया जा रहा है। ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो यह राजाजी टाइगर रिजर्व, जिसके अंदर जो है बायोस्फीयर स्थापित किया जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है? राजाजी घाटी बायोस्फीयर। यह भारत का पहला निजी बायोस्फीयर है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इस बायोस्फीयर को राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। हाल ही में महाराष्ट्र में दाहुन के निकट बधावन में एक नए बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये जो दाहुन के निकट बधावन में एक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनेगा। यह विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह होगा। दाहुन बंदरगाह में 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे, जिनमें से प्रत्येक 1000 मीटर लंबा होगा। तो दाहुन बंदरगाह के बारे में याद रखिएगा, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, बधावन के निकट। हाल ही में चर्चा में रही नाता प्रथा का संबंध लड़कियों को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर या अन्य तरीकों से विवाह के नाम पर बेचा जाने से है। तो अगर आप लोगों से स्टेटमेंट में इस तरीके का प्रश्न पूछ ले, नाता प्रथा का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे? लड़कियों को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर और अन्य तरीकों से जो है विवाह के नाम पर बेचे जाने से है। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये नाम आपको याद रखना है। पूर्णिमा श्रेष्ठ ये नेपाल के पर्वतारोही है। ये 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, पूर्णिमा श्रेष्ठ। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए अफ्रीकी देश जिबूती ने आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। अब ये जो फैक्ट है, ये आप जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज लिखें तो उनके अनुप्रयोगों में हेल्थ सेक्टर में जो है इस तरीके का फैक्ट लिख सकते हैं अपनी बात को सेटिस्फाई करने के लिए कि मलेरिया से लड़ने के लिए अफ्रीकी देश जिबूती ने जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर जो हैं छोड़े हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर में आप बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल के रूप में इसे लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है। भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 25 लाख रुपए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि थाईलैंड जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो रही है। ओवरऑल अगर एशिया की बात करेंगे तो नेपाल, ताइवान के बाद थाईलैंड तीसरा एशियाई देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। अगर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पूछा जाएगा तब आप कहेंगे कि थाईलैंड जो है वो पहला देश बना है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के मामले में। एशिया में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश नेपाल है। पूरे विश्व में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश नीदरलैंड है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया पूछेगा तब आप थाईलैंड लगाएंगे। भारत को वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक एफडीआई जो है भारत को कहाँ से मिली है 2023-24 में, तो जवाब क्या होगा? सिंगापुर से। सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर है मॉरिशस से। कैंपी फ्लेंगेग्रेई ज्वालामुखी क्षेत्र काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर जो है अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर भूकंप आया था। तो याद रखिए कैंपी फ्लेंगेग्रेई ज्वालामुखी क्षेत्र जो है वो इटली में है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 इसका जो आयोजन हुआ वो सैन डिएगो दक्षिण कोरिया में हुआ है। इस कन्वेंशन के दौरान भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है। तो ये याद रखना, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त रूप से भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ हुआ? तो सैन डिएगो दक्षिण कोरिया में। भारतीय पर्वतारोही हैं सत्यदीप गुप्ता। ये एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। सत्यदीप गुप्ता एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो पर चढ़ने वाले। 18वीं लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ था। 4 जून को जो है मतगणना संपन्न हुई। 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी। मोदी जी भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने। तो ये नंबर याद करना, लोकसभा का चुनाव हुआ था 18वां और प्रधानमंत्री बन गए हैं 20वें। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री हैं जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री। 2 कैबिनेट मंत्रियों में नाम याद रखिए, निर्मला सीतारमण का जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अन्नपूर्णा देवी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं। तो अन्नपूर्णा देवी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर जो है बच्चे जो है इनके बारे में नहीं सुने हैं तो उनको नहीं याद होगा। तो याद रखिए 2 कैबिनेट मंत्री हैं
निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अन्नपूर्णा देवी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं। 5 राज्य मंत्री हैं। टोटल कैबिनेट की बात करें तो 7 महिला मंत्री हैं इस 18वीं लोकसभा के दौरान जो कैबिनेट बनाई गई। 18वीं लोकसभा में निर्वाचित 543 सांसदों में 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जबकि पिछली 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 थी। यानी इस बार की जो लोकसभा है उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हुआ है। 78 से कितनी महिलाएं हो गई हैं सांसद? 74 हो गई हैं। इस तरीके के फैक्ट आप मेंस एग्जाम में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं जब महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात हो। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2.18 लाख मत जो है नोटा में पड़े और इस तरीके से ये एक रिकॉर्ड बन गया है। अभी तक का रिकॉर्ड है जब इतने अधिक जो है नोटा किसी एक जो है निर्वाचन क्षेत्र में पड़े हो। तो इंदौर है मध्य प्रदेश का, इंदौर संसदीय क्षेत्र है जहां पर 2.18 लाख मत जो है सिर्फ नोटा में पड़े। उड़ीसा के बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब, इनको 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव जो है वो अस्थायी रूप से कह सकते हैं, एक प्रकार से लोकसभा का ये अध्यक्ष होता है। अस्थायी रूप से जो नई लोकसभा के जो संसद होते हैं उनको शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नई लोकसभा के जब अध्यक्ष सदस्य शपथ ले लेते हैं और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो इसका पद जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। तो याद रखिए 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है? भर्तृहरि महताब, ये उड़ीसा के जो है बीजेपी सांसद हैं। 18वीं लोकसभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने हैं वो ओम बिरला बने हैं। इनको पुनः चुना गया है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे। ओम बिरला इस तरीके से देश के दूसरे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं जो 5 वर्ष का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है पुनः लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले जो बने थे वो उनका नाम था बलराम झाकड़। बलराम झाकड़ भी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। पहला कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया था और उसके बाद दोबारा फिर से जो है बलराम झाकड़ पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा अध्यक्ष के लिए पुनः चुने गए थे। ओम बिरला दूसरे जो हैं लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है पुनः लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। हम ये बात इसलिए मेंशन कर रहे हैं 5 वर्ष का कार्यकाल क्योंकि अन्य नाम भी हैं जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मेंशन करनी होती है कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया 5 वर्ष का। तो इस मामले में जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये दूसरे पर आ जाते हैं जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा चुने गए हैं और पहला नाम है बलराम झाकड़। तो याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ऊर्जा नवीकरणीय राज्य मंत्री श्रीपद एसी नाइक, ये गोवा के सांसद हैं। इन्होंने संस्कृत में शपथ ली है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संस्कृत में किस सांसद ने शपथ ली है? तो श्रीपद येसो नाइक, ये गोवा के सांसद हैं। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया है। कोझिकोड नाम याद रखिएगा। कोझिकोड कहाँ है, किस स्टेट में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ये भारत का पहला यूनेस्को शहर घोषित गया है। दिल्ली हवाई अड्डा स्वसेवा बैग ड्रॉप सुविधा लागू करने वाला भारत का पहला तथा टोरंटो कनाडा के बाद विश्व का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। यूनेस्को ने बिहार सरकार के सहयोग से पूर्णिया और अररिया, ये बिहार स्पेशल प्रश्न बन जाता है, 17वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से किन 2 जिलों में? तो पूर्णिया और अररिया जिले में क्रमशः, यानी पूर्णिया के 5 ग्राम पंचायत और अररिया के 5 ग्राम पंचायत, कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। ये जो ग्राम पंचायतों की शुरुआत की गई है बाल हितैषी, इसके तहत चिन्हित पंचायतों में बाल संसद का गठन किया जाएगा जो पंचायतों के विकास में बनने वाली योजनाओं में पहले बच्चों से राय लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्णिया अररिया के 5-5 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों की शुरुआत की गई है यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से। संसद भवन के परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया है। आरबीआई के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण अनुपात जो मार्चांत 2024 आया है, इसमें बताया गया है कि जो विदेशी ऋण अनुपात है वो घटकर 18.7% हो गया है। इकोनॉमिक्स में इस तरीके के डाटा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिस तरीके से प्रश्न अब बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, आरबीआई के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण अनुपात मार्च के अंत में जो जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि 18.7% हो गया घटकर, क्योंकि मार्चांत 2023 में जो ये डाटा था ये 19% था। 19% से घटकर हो गया 18.7%। विदेशी ऋण की बात हो रही है यहाँ। विदेशी ऋण की अगर हिस्सेदारी देखें तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी ऋण है वो है अमेरिकी डॉलर में 50% से अधिक, यानी 53.8%। इस तरीके से स्टेटमेंट बनाया जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण अनुपात में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। तो हाँ, वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि ये कितना है? 53.8%। दूसरे नंबर पर है भारतीय रुपया का 31.5%, फिर एन, एसडीआर और यूरो का स्थान आता है। तो ये क्रम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपये के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो ऋण है वो अमेरिकी डॉलर में है, फिर दूसरे पर है भारतीय रुपये में, सबसे कम जो है वो यूरो में है। 33.4% हिस्सेदारी के साथ ऋण बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक है, यानी जो लोन है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है विदेशी ऋण के मामले में। इसके बाद आता है मुद्रा और जमा का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के समस्त जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दे दी है। जैग्नेटिक जेट, ये आपको जो है अमूमन मैगजीनों में कहीं नहीं मिलेगा, ना तो आपको किसी करंट अफेयर्स की क्लासेस में जल्दी मिलेगा, लेकिन आपके ये बीपीएससी 17th के प्रीलिम्स एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। जैग्नेटिक जेट ये है क्या? तो नासा ने जैग्नेटिक जेट की फोटो एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे पर साझा की है। इसमें संयुक्त रूप से 4 जैग्नोटिक जेट, जिन्हें एक दूसरे से कुछ ही मिनटों के अंतराल पर कैद किया गया है। ये जो जैग्नोटिक जेट हैं, ये चीन और भूटान हिमालयी पर्वतों की ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। ये जेट पहली बार ही दिखाई दिए हैं। आप कहेंगे सर आप सब कुछ बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि जैग्नेटिक जेट है का। तो जैग्नेटिक जेट क्या है? तो ये एक प्रकार की बिजली की चमक है जो कुछ तूफानों और उनके ऊपर पृथ्वी के आयन मंडल के बीच होती है। तो जैग्नोटिक जेट क्या है? ये एक प्रकार की बिजली की चमक है। चीन और भूटान हिमालयी पर्वतों की ओर उड़ते हुए जो है हाल ही में देखा गया, और ये पहली बार देखा गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। सामान्य बिजली की तुलना में 50 गुना अधिक शक्तिशाली है जैग्नेटिक जेट। जैग्नेटिक जेट के निचले हिस्से बादल से ऊपर की ओर गिरने वाली बिजली के समान ही दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्लू जेट कहा जाता है, जबकि ऊपर का भाग ऊर्ध्वाधर वायुमंडल के लाल स्प्राइट के समान दिखाई देते हैं। तो जैग्नेटिक जेट के बारे में कुछ ये कॉन्सेप्ट थे, आप लोग इन्हें देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आने लायक ये है 17वीं बीपीएससी में। एक कॉन्सेप्ट और है प्रिस्टन वक्र का। प्रिस्टन वक्र क्या है? इस चर्चा में रहा था जून 2024 में। यह किसी देश की जीवन प्रत्याशा और उसकी प्रति व्यक्ति आय के बीच जो है सकारात्मक संबंधों को दर्शाता है। तो प्रिस्टन वक्र क्या है? प्रिस्टन वक्र में जीवन प्रत्याशा और उसकी प्रति व्यक्ति आय के बीच जो है संबंध को दर्शाया जाता है। इसे सर्वप्रथम 1975 में सैमुअल एच प्रिस्टन ने प्रतिपादित किया था। इस तरीके से जून 2024 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर हमने चर्चा की है। अब इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं होगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जो बच्चे संकल्प बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। 17वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग ये बैच चलाया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन की जा रही है। वीडियो क्लासेस दी जाती है, उनके आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फीस केवल इसकी 499 है। जिसको ज्वाइन होना है वो 6306473800 पर कॉल या मैसेज करके ज्वाइन हो सकता है। संकल्प बैच 17वीं बीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए क्लास को अपनी यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ वहाँ सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।